ओके सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेसिकली कि हम लोग नीश को कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं। देन हमने ऑन पेज एसईओ को डिस्कस किया, ठीक है, कि ऑन पेज एसईओ हमारी किस तरीके से काम करती है। एंड देन वी डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड को हमने देखा किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। सेक्शन 4 तक हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर थी। हमने आज आ जाना है टेक्निकल एसईओ के ऊपर, हमने बात करनी है टेक्निकल एसईओ। So the first thing which came to my mind when I teached about like technical SEO कि technical SEO क्या है, तो there is a difference between technical SEO and local SEO। जो local SEO होती है वो किसी local area network के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो जस्ट लिमिटेड है किसी लोकल प्लेस में। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मामू बर्गर, ठीक है, वो जस्ट चांदनी चौक में ही है, ठीक है। उसका एक मतलब कि बिजनेस है, तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस में है, तो वो मैं उसके लिए जो एसईओ करूंगी दैट इज लोकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। टेक्निकल एसईओ के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मतलब वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ एरर्स आ गए हैं, ठीक है। वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल के लाइक उसके अंदर कोई पेज के ऊपर एरर आ गया है, कोई 404 एरर आ गया है, कोई रीडायरेक्शन एरर आ गया है, कोई पिक्चर शो नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है ना वो टेक्निकल एसईओ का यूज़ होता है। तो टेक्निकल एसईओ जो बेसिकली वो वेबसाइट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हम जो उसकी सर्च इंजन विजिबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। जो मतलब लाइक अगर हम चाहते हैं कि सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट ज़्यादा विजिबल हो, तो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, चाहे वो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है या चाहे वो हमारी नॉर्मल वेबसाइट है। और हम ये भी इसमें इंश्योर करते हैं कि जो हमारी सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो बेसिकली यू कैन से कि इट फोकसेस ऑन enhancing the technical aspects of a site, like to make it more easier for search engines to crawl, index and rank content। बेसिकली आपके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी वेबसाइट के, ठीक है, उनके ऊपर हम काम करते हैं ताकि जो सर्च इंजन है हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, हमारे कंटेंट वगैरह को रैंक कर सके। तो हमारे जो की एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। लाइक हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ये इसका एक की एस्पेक्ट है टेक्निकल एसईओ का। सेकेंडली ये कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडली का मतलब आपको पता है, लाइक अगर एक वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई है ठीक है, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए, तो वो सेम काम करे फॉर मोबाइल स्क्रीन, तो और इजीली हो जाए इसकी इंटरेक्टिविटी मोबाइल स्क्रीन पे। ये देखें, अभी ये वेबसाइट मैंने स्क्रीन पे डिज़ाइन की है, ठीक है, और अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये डिफरेंट जो है वो स्क्रीन्स पे भी रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, ये तो साइट जो है ना वो जब मोबाइल फ्रेंडली का मतलब है कि साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो सर्च इंजन है ना वो पहले ये प्रायोरिटी देता है कि वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग करे, मतलब वो पहले मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग होती है, देन आपकी जो है ना वो डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बात आती है। तो इसी वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम एक क्लीन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है। एक यू कैन से कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं कि हमारे बहुत ओवरली लॉन्ग यूआरएल्स ना हो, ठीक है। हम जो एक्सेसिव पैरामीटर्स हैं उनको यूज ना करें। हम वेबसाइट के अंदर हमारा यूआरएल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट के जो हेडर है उसमें 4 से 5 लिंक होने चाहिए और उन्हीं लिंक्स के थ्रू जो है ना हमारा यूज़र पूरी वेबसाइट के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है। ये इसको हम बोलते हैं साइट की जो आर्किटेक्चर है वो, ठीक है। आपको पता है मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट में कि एसईओ में एक चीज़ आपकी साइट का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर भी मैटर करता है। तो व्हाट इज़ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि यूज़र्स के लिए नेविगेशन जो है ना वो बहुत ईज़ी हो जाए, सर्च इंजन के लिए भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं पेजेज़ पे जाती हूँ तो मेरे पास इतने पेजेस ना आए, ये देखिए
ब्लैक फ्राइडे सेल, फिर इसके अंदर मज़ीद लिंक्स आ जाएँगे, ठीक है, फ्लोरल ये, अनस्टिच्ड, आइडियाज़ स्प्रेड, आइडियाज़ होम, XYZ। अब यहाँ पे एक छोटा-सा आपके पास लिंक स्ट्रक्चर आना चाहिए जिसके थ्रू आप हर पेज पे एक्सेस कर लो। मतलब आपका वो भी हम देखेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। ठीक है? और बेसिकली आर्किटेक्चर आपकी साइट का ये होता है, यानी कि साइट की हायरार्की जो है ना वो लॉजिकल होनी चाहिए ताकि यूज़र्स के लिए नेविगेशन करना ईज़ी हो जाए। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए यूज़र ईज़िली चला जाए। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यूज़र फ्रेंडली यूआरएल होने चाहिए, ठीक है? उसके अंदर कोई आई मीन लॉन्ग लॉन्ग यूआरएल्स ना दें, एक्सेसिव पैरामीटर्स ना दें। फिर एक चीज़ आती है एक्सएमएल साइट मैप्स, इनको हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारे पास एसईओ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं मेनली, शायद मैंने इसको पहले डिस्कस भी नहीं किया। एक चीज़ आती है एक्सएमएल साइट मैप्स, एक आती है रोबोट फाइल, ठीक है? दोनों में अब डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं, साइट मैप्स के अंदर आपकी वेबसाइट का जो है ना मतलब अगर आप ये चाहते हो कि आपके पेजेस जल्दी इंडेक्स हो जाए, मतलब जो गूगल का क्रॉलर है आपके पेजेस को जल्दी इंडेक्स करे, तो हम उसके लिए साइट मैप्स को सबमिट करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट बनाते हो, अब डेटाबेस के अंदर जो हमारी बेसिकली जो है इसकी सर्च इंजन की डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स पहले से मौजूद है, ठीक है? तो अगर आप ये चाहते हो कि उन वेबसाइट्स के अंदर जो आपके पेजेस हैं वो स्पेसिफिकली उन पेजेस को अलग-अलग जल्दी इंडेक्स कर ले, इफेक्टिवली करें इंडेक्स, तो आप क्या काम करोगे? आप उसके लिए एक्सएमएल साइट मैप्स को सबमिट करोगे। एक्सएमएल साइट मैप्स के अंदर आपके पेजेस की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो इफेक्टिवली इंडेक्स हो जाएँगी, जो कि ये कह लें कि वैसे जो है ना वो इतनी जल्दी इंडेक्स नहीं होती हैं, ठीक है? इट टेक्स टाइम फॉर सर्च इंजन टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है? और टू इंडेक्स योर वेबसाइट। तो जब आप इस तरह का प्रोसीजर करते हो तो ये जल्दी हो जाता है, एफिशिएंटली हो जाता है। तो फिर आपके पास आता है रोबोट.txt की फाइल। रोबोट.txt की फाइल बेसिकली सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर से सर्च इंजन किन-किन चीज़ों को क्रॉल करेगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे यू कैन से कि आपकी वेबसाइट जो होती है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे पेजेस से मुराद ये है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पेजेस भी होंगे जो कि बैकएंड के ऊपर हुए हुए होंगे, जिनका क्रॉलर का उसके साथ कोई काम नहीं है। क्रॉलर को आपने वो पेजेस देने हैं जो कि वो जिनके ऊपर कंटेंट है जिसको वो रीड करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर आ जाती हूँ और मैं आके आपको दिखाऊँ कि मैंने सी में एग्ज़ाम का फ़ोल्डर बनाया था, इसमें एचटी डॉक्स का फ़ोल्डर है और मैं इस किसी वेबसाइट पे चली जाती हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी पे जैसे कि डब्ल्यूपी एक्टिवेट, डब्ल्यूपी ब्लॉग हेडर, डब्ल्यूपी कमेंट्स डॉट पोस्ट कॉन्फिग, तो ये फाइल्स जो है ना हमें सर्च इंजन को देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या पेजेस देंगे, यू कैन से हम डब्ल्यूपी कंटेंट में अगर हम चले जाएँ और यहाँ पे आपके पास थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, हम पेजेस की इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे इमेजेस हैं, इंक्लूड्स हैं, तो आपने जो है ना कौन-कौन से पेजेस उसको देने हैं, कौन-कौन सा डाटा देना है, वो आप जो है ना मतलब किन पार्ट्स को वह आपकी वेबसाइट के जो है वो सर्च इंजन क्रॉल करे, आप वो दोगे। फिर आपके पास आता है एचटीटीपीएस और एसएसएल, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था फर्स्ट डे कि हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जो कि आपका जो है वो सर्च इंजन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ तो सर्च इंजन बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोकॉल आपको जो है ना वो देता है जो जो कि आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करता है बेसिकली, यानी कि एचटीटीपीएस इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, और ये एसएसएल होता है हमारा, ठीक है? सिक्योर एसएसएल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एसएसएल, ठीक है? और अगर वेबसाइट के साथ जस्ट आएगा एचटीटीपी, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो गूगल का जो क्रॉलर है या जो सर्च इंजन है वो उन वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता है जो कि सिक्योर नहीं होती हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या होनी चाहिए, एचटीटीपी एस होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वेबसाइट जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी और रैंकिंग को इम्प्रूव करेगी। तो आपने यहाँ पे वेबसाइट को सिक्योर बनाना है। ये चीज़ जो है ना वो मैटर करती है जब आप लाइक साइट बना रहे होते हो और आपको एसएसएल परचेज़ करना पड़ता है, वो मैंने आपको पहले बताया था। जबकि जितने भी न्यू डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो जो है ना आपको देते हैं लाइक फ्री का जो है ना वो एसएसएल साथ में प्रोवाइड करते हैं विद होस्टिंग, ठीक है? अब आपके पास एक चीज़ आ जाती है, इसके बाद स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है? या स्कीमा मार्कअप। तो हम अपने जो पेजेस हैं उनके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना वो ऐड करते हैं ताकि सर्च इंजन जो है ना बेसिकली एक रिच स्निपेट के तौर पे काम करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ
और मैं आके कह देती हूँ कि स्ट्रक्चर्ड डाटा, टेस्टिंग टूल नहीं, स्ट्रक्चर्ड डाटा एग्जाम्पल एसईओ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड डाटा या व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट स्ट्रक्चर्ड डाटा, स्कीमा डॉट ओ आर जी एंड JSON-LD. You might have even heard that it is becoming more and more important to add them to your site. ठीक है, हम क्यों इनको इम्पोर्टेंट ऐड करते हैं? स्ट्रक्चर डाटा होता क्या है बेसिकली? यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर डाटा इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग योर साइट टू मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को, आप ये चाहते हो कि जो आपका सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को इजीली समझे, ठीक है, तो आप एक वेबसाइट को एक तरतीब में, एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करोगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे अब मैं, मेरे फॉर एग्जांपल छत के ऊपर कपड़े हैं और एक साइड पे मैं जाती हूँ और जाके ले आती हूँ उठा के और बेड पे ऐसे ही फेंक देती हूँ या कहीं पे भी, ठीक है, तो वो एक मैसअप क्रिएटेड है। ठीक है, वो आपका स्ट्रक्चर डाटा नहीं है। आपकी साइट की भी एग्जांपल ऐसे ही है। और उसी के बिहाफ पे एक साइट पे मैं क्या करती हूँ कि वो सारे कपड़े तय करके एक साइड पर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रख लेती हूँ कि घर में जितने जितने मेंबर्स हैं, इसके कपड़े हैं, इसके कपड़े हैं, इसके, तो मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एग्जांपल ये होती है, वो जो एक कपड़े बस मैं ले आई और मैंने फेंक दी एक साइड पे, वो स्ट्रक्चर डाटा नहीं था। मैंने जब उनको ऑर्गेनाइज करके एक फॉर्मेट में सबके अलग करके तय करके रख दिए, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर्ड है। हम अपनी वेबसाइट को भी स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं ताकि हमारा जो सर्च इंजन है वो हमारी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो इमेजिन यू हैव अ वेबसाइट विद लॉट्स ऑफ रेसिपीज। ठीक है, अब अगर आपके पास एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी रेसिपीज हैं और आप स्ट्रक्चर डाटा ऐड करना चाहते हो, ठीक है, रेसिपी के नाम से, कि आपके सर्च इंजन जो है ना वो, मतलब रिजल्ट जो है ना वो सर्च इंजन के अंदर चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रिचर स्निपेट, या यू कैन से कि हाँ, रिच स्निपेट्स हम इसको बोलते हैं सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, तो रिच स्निपेट्स आपके कैसे, ये देखें, एन एग्जांपल ऑफ अ रिच रेसिपी रिजल्ट पावर्ड बाय स्ट्रक्चर डाटा, ये होती है। सबसे पहले आपके पास उसका टाइटल आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन, साइड पे एक पिक्चर आ रही है, फिर इसके रिव्यूज आ रहे हैं, फिर रेटिंग्स आ रही हैं, फिर वोटिंग्स आ रही हैं, फिर कितने आवर्स, कितने मिनट्स हुए हैं, कितनी कैलोरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन हियर। ये स्ट्रक्चर डाटा है, ये हम बनाते हैं, हमने ऑर्गेनाइज किया है अपनी रेसिपी को। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने ये बहुत अच्छी एक वीडियो है, हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर डाटा की इन्होंने। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये देखें, ये रेसिपीज के लिए आपका स्ट्रक्चर डाटा कुछ इस तरह से होता है। आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो मैंने जैसे लिखा रेसिपी, जिस चीज़ की भी यहाँ पे उसने रेसिपी लिखी है, ठीक है, वो रेसिपी यहाँ पे आ गई है। और ये जो रेसिपीज आपको टॉप पे इस तरीके से शो हो रही है कि सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, पिक्चर आ रही है, फिर नीचे उसके उसकी हेडिंग आ रही है, फिर ऑल रेसिपीज आ रही है जो भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी रेटिंग्स आ रही हैं, फिर कितने मिनट्स हुए हैं, कितने नीचे, वो सब कैटेगरीज है। तो कहने का मकसद है कि ये आपके पास एक रिच स्निपेट है और ये आपके पास स्ट्रक्चर डाटा है। ये वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर बना है, डिफाइन हुआ है स्ट्रक्चर। अब मैं आगे आ जाती हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक यूआरएल आ रहा है और ये देन इसके टाइटल था एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन थी, वो भी एक स्ट्रक्चर डाटा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये उसने बताया कि कितने मिनट्स एंड ऑल। रिच रिजल्ट्स अब किधर होते हैं? ये सब रिच रिजल्ट्स है। ये देखिए, अब मैं सबसे पहले तो, एक मिनट, वेट अ व्हाइल। ठीक है, सबसे पहले वीडियोस आ गई हैं। ये वीडियोस के लिए रिच रिजल्ट्स इस तरीके से शो होंगे। सबसे पहले वेबसाइट आ गई है, फिर फ्री वीडियोस, योगा विद दिस, फिर यहाँ पे वीडियो आ रही है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर कब अपलोड हुई है, किसने अपलोड किया है, ये रिच रिजल्ट है। इसके बाद आपके पास इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स के लिए रिच रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से इवेंट की सारी डिटेल्स, फिर उसकी कब कब क्या इवेंट हुआ, ये सब डिटेल्स आ गई। प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं या इस तरीके से रिच स्निपेट बनते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट की कितनी रेटिंग्स, रिव्यूज हैं, सारी चीजें हैं। फिर एफएक्यूज आपके पास आते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं। ये सब रिच स्निपेट है। न्यूज हो गई, ठीक है, हाउ टूज हो गए, जॉब पोस्टिंग्स हो गई, इस तरह से। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्ड डाटा है आपके पास, डाटा स्ट्रक्चर्ड हुआ हुआ है। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना वो आगे फिर उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से काम करता है। ये वेबसाइट है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल उसने दी है।
ठीक है, कि ये एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड हुआ हुआ है। और ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा इज मैटर डाटा दैट यू ऐड टू द कोड ऑफ पेज टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ दैट पेज। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ यू वांट टू टॉक टू सर्च इंजन्स यू नीड टू स्पीक देयर लैंग्वेज। ठीक है, अब आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें भी पता है जैसे हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज देते हैं, तो स्कीमा डॉट ओ आर जी इन सब चीज़ों पे काम करता है। स्कीमा डॉट ओ आर जी साइट हम देखेंगे, उसके ऊपर हमें कोड मिल जाता है, वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर डाटा बन जाता है, ये देखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी उसने दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ भी और वैल्यूज़ भी, जो जो आपने ऐड करनी है। मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरीके से ऐड करना है, ये आपको मिलता है एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको इस तरह से कोड मिलेगा और ये आपका जो है ना वो आप ऐड करोगे, दैट्स इट। ठीक है, वाई डू यू नीड स्ट्रक्चर डाटा? क्योंकि ये सर्च इंजन को हेल्प करता है आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन जैसे आपका कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, जो हम जिस बात लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रही हूँ, तो हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं। इसी तरह सर्च इंजन जो होता है हमारा, उसको भी समझ नहीं आती हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में, हमें उसको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है अपना कंटेंट। ठीक है, हम उसको हेल्प करते हैं कि वो हमारे कंटेंट को समझे और हमें हायर रैंकिंग्स दे। ज़ाहिर है अगर वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा तभी दूसरे बंदे को भी शो करेगा। ठीक है, तो ये जब हम उसको हेल्प करवाते हैं अंडरस्टैंड करवाने में, तो ये हमारी हायर रैंकिंग करता है और इसको हम रिच रिजल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसी वजह से जो है ना वो बेसिकली स्ट्रक्चर डाटा को ऐड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर डाटा की वेबसाइट को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल्स हैं, आपने इनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग पोस्ट है, मैं शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, स्ट्रक्चर डाटा के ये होता है, फिर आपके पास आते हैं कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स का मतलब होता है, हम कैनोनिकल टैग्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हमारी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज आ गए हैं तो हम उनको कंसोलिडेट कर लें, ताकि हमारे यूआरएल अच्छे हो जाए। मतलब अगर जैसे आप जाते हो अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, तो उसके अंदर मल्टीपल ऐसे सेम पेजेस हो सकते हैं या सेम लिंक्स हो सकते हैं, डाटा सेम हो सकता है। तो डुप्लीकेट कंटेंट जब आपके पास आता है, आपने किस मैंने फॉर एग्जांपल अभी किसी वेबसाइट से डाटा पूरा कॉपी किया, अपनी वेबसाइट के अंदर आके डाल दिया है, तो ज़ाहिर है मेरे और उसकी वेबसाइट जो है ना वो डुप्लीकेट हो गई है। वहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ गया है कि उसकी भी वेबसाइट पे वही कंटेंट है, मेरी वेबसाइट पे भी वही कंटेंट है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस इशू को टैकल करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि हम मतलब कि लिंक की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, कैनोनिकल टैग यूज़ करके हम ये बताते हैं कि ये वाला जो मेरा है ये ओरिजिनल है और ये प्रेफर्ड है। तो हम जिसके साथ रिलेशन में कैनोनिकल लिख देते हैं, इसका मतलब है ओरिजिनल जो हमारा है ना लिंक है वो ये वाला है। तो कैनोनिकल टैग हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आंटी, वो मम्मा जो है ना वो छत पे गई हैं, वो वापस आती हैं तो फिर मैं बोलती हूँ, आपको कॉल बैक कर देती हूँ। जी जी। जी जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कैनोनिकल का टैग किस तरीके से काम करता है। फिर आते हैं कि क्रॉल के एरर्स आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि टेक्निकल एसईओ में कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं, जैसे कुछ लिंक्स होते हैं जो कि ब्रोकन होते हैं, कुछ 404 एरर्स आते हैं, हम उनको देखते हैं वो किस तरीके से सेट करने हैं। फिर इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसमें हम इमेज की जो फाइल के नेम्स होते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव का टैग यूज़ करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हैं ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की वो इम्प्रूव हो सके और एक्सेसिबिलिटी हो सके सही तरीके से परफॉर्म। तो ये चीज़ें हम करते हैं। फिर पेज की डेप्थ देखते हैं कि हम जो नंबर ऑफ क्लिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको लिमिट करते हैं। ठीक है, कम करते हैं नंबर ऑफ क्लिक्स, ताकि हम जो है ना वो वेबसाइट के जो होम पेज है उसी से बड़े इजीली बाकी सब जगहों के ऊपर कुछ क्लिक्स करके पहुंच सकें, पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो ये काम करते हैं पेज डेप्थ में। फिर रीडायरेक्शन के कुछ जो एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या काम करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ अगर एरर्स आ रहे हैं तो हम किसी पेज के ऊपर, तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं टू सम अदर पेज। ठीक है, तो हम 301 रीडायरेक्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम जो पेज होते हैं, पेजेस जो हमारे होते हैं, उनको परमानेंटली मूव कर दें। ठीक है, दूसरे पेज के ऊपर, ताकि उनकी लिंक की जो क्वालिटी है उसको हम रिटेन रख सकें। तो
ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद कोर वेब टाइटल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हम फ़ोकस करते हैं, जिसमें एलसीपी हो गया, एफडी हो गया, ये चीज़ें। ब्रोकन लिंक्स को देखते हैं। ये सारी की सारी जो एरर्स हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग टेक्निकल एसईओ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एसईओ के अंदर हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम गूगल का जो है ना वो मॉनिटर करने के लिए इंडेक्सिंग इश्यूज़ को गूगल सर्च कंसोल पे जाके चेक करते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, ठीक है, टू गूगल सर्च कंसोल एंड बिंग वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। इनके ऊपर जाकर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं एंड देन फिर हम देखते हैं कि क्या इशू है। फिर हम स्क्रीमिंग फ्रॉग करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टेक्निकल हमारी वेबसाइट की जो टेक्निकल ऑडिट्स हैं, ठीक है, हम उनको देखते हैं कि पूरी वेबसाइट को क्रॉल करने के बाद टेक्निकल ऑडिट्स क्या आ रही हैं, ठीक है। फिर हम वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जीटी मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट्स को चेक करते हैं। वहाँ से हम अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करते हैं और टेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास अगर हमने बाकी टेक्निकल इश्यूज़ देखने हैं कि हमारे एरर्स क्या आ रहे हैं, तो वो हम एरर एरर फॉर सेमरश पे देख सकते हैं। स्कीमा डॉट ओआरजी जो है ना, वो वैलिडेट स्ट्रक्चर डाटा इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देख लेते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? वो क्या हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भी अपने साथ बेशक नोट डाउन कर लें, ये आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास जो है वो टेक्निकल एसईओ के क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या आ जाएगा, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूआरएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, साइट का आर्किटेक्चर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास हो जाएगा एक्सएमएल साइट मैप। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास हो गया रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट हमारे पास हो गया HTTPS स्लैश SSL, ठीक है। एट्थ पॉइंट जो हमारे पास हो गया दैट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। फिर आता है नाइन्थ पॉइंट जिस कैनोनिकल टैग्स, कैनोनिकल टैग्स हो गए, ठीक है। टेंथ पॉइंट हमारे पास आ जाता है टू फिक्स द क्रॉल एरर्स, 11th point is the image optimization, 12th point is page depth, the 13th point is redirects, then 14th point is core web vitals, बल्कि इसकी इतनी ज़रूरी है ये उसी में आ जाता है। देन ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं, ब्रोकन लिंक्स डेड लिंक्स 404 एरर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लॉग फाइल एनालिसिस, ठीक है। फिर इंडेक्सेशन इश्यूज को हम देखते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं फॉर टेक्निकल एसईओ। अच्छा, इंडेक्सेशन भी ठीक है, लॉग फाइल एनालिसिस और इंडेक्सेशन का ऊपर वैसे भी कवर हो गया है, इतना ज़रूरी नहीं है। रिडायरेक्शन और क्रॉल एरर्स के अंदर ये आ जाता है, ब्रोकन लिंक्स और रिडायरेक्शन, ठीक है। ये भी हमने देखा, इमेज को ऑप्टिमाइज करना हमें पहले से बताया, चलो ये रहने देते हैं।
ठीक है, टेक्निकल एसईओ मेन पॉइंट्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेक्निकल एसईओ, यहाँ पे कुछ आपको 5 लाइन्स में सबसे पहले टेक्निकल एसईओ के मेन पॉइंट्स देख लेंगे। कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन भी हैं। 8 पॉइंट्स आर मेंशन्ड। सबसे पहले क्या आ रहा है? वेबसाइट की स्पीड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? वेबसाइट की स्पीड। फर्स्ट पॉइंट इज वेबसाइट की स्पीड को क्या करना? ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, फिर ये कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकें, इंडेक्स कर सकें या एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि देखिए क्रॉलर इश्यूज आप रिजॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। आपकी वेबसाइट जो है ना वो इंडेक्स हो सके, क्रॉल हो सके, उसके लिए हम ये काम करेंगे। एक्सएमएल साइट मैप और बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल, ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स, इनको सेट करना है। एच टी टी पी वर्सेज एच टी टी पी एस, कौन सी वेबसाइट सिक्योर है। स्ट्रक्चर्ड डाटा पे हम काम करेंगे। डुप्लीकेट कॉन्टेंट इश्यूज विच इज़ कैनोनिकल, वो काम करेंगे। एक्सएमएल साइट मैप्स पे काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं वेबसाइट की स्पीड पे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पेज स्पीड इनसाइट्स पे और जीटी मैट्रिक्स पे कि किस तरीके से हम वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। डब्ल्यू पी रॉकेट या फिर लाइट स्पीड कैशे। ठीक है, तो ये प्लग इन करते हैं। फिर इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने देखा था कि इमेज के लिए कुछ प्लगइन्स करते हैं। इसी तरीके से हम वेबसाइट को स्पीड को ऑप्टिमाइज करेंगे। देन जिसमें हम मिनिफिकेशन का हमने देखा था कि मिनिफाई करेंगे हम एच टी एम एल सी एस एस की फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट की। देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर सके, एक्सेस करे। अब हम करेंगे क्या काम? सबसे पहले हम जाएंगे, ठीक है, हमारे पास ये काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। लाइव वेबसाइट क्यों? क्योंकि अगर वेबसाइट हमारे पास लाइव नहीं होगी, ठीक है, तो हम ये वेबसाइट को सबमिट नहीं कर सकते। जो लोकल साइट होती है ना, हम उसको ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले बताया था। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि वो कैसा परफॉर्म करी है, हमारे पास लाइव एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आ जाती हूँ सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। हाँ, ठीक है, स्टार्ट नाउ। गूगल सर्च कंसोल पे आप जाएंगे, ये देखें, ये कुछ वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे पहले से इंक्लूड की हुई है, जिसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे आ रही है। ये सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं जो कि डिटेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, ये आपकी परफॉर्मेंस जा रही है वेबसाइट की। ये इंडेक्सिंग, कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कितने इंडेक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है। ये इसके कोर वेब वाइटल्स हो गए हैं। ठीक है, मोबाइल पे कैसा काम करी है, डेस्कटॉप पे कैसा काम करी है, एच टी टी पी एस कितनी है, नॉन एच टी टी पी एस कितनी है, इन्हांसमेंट्स। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस पर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशंस, एवरेज सीटीआर, एवरेज पोजीशन। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये है, टोटल क्लिक्स का मतलब होता है और टोटल इम्प्रेशंस का। टोटल इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि कितने लोगों को आपकी वेबसाइट नज़र आई है, इम्प्रेशंस कितने आए हैं। और क्लिक्स का मतलब ये है कि जितने लोगों को नज़र आई है उनमें से कितने लोगों ने क्लिक की है। समझ आई? तो इम्प्रेशंस होते हैं कि जो आपको जितने नज़र आती हैं जितनी चीज़ें, ठीक है, वो इम्प्रेशंस होते हैं। क्लिक्स ये होते हैं कि जितने आपको चीज़ नज़र आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ 41 बंदों को नज़र आए हैं, 41 बंदों में से जो है ना वो 5 बंदों ने क्लिक किया है। ठीक है, तो आपके पास जो सीटीआर बनेगा वो बनेगा कि 5 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, कि 5 लोगों ने क्लिक किया आउट ऑफ 41, तो ये बनता है 0.12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 12.19 या 12.2 जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करके, 12.2 इसका सीटीआर बन जाता है, क्लिक थ्रू रेट। मतलब इतने लोगों को नजर आया था, इतने लोगों में से इतनों ने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सीटीआर हमारे पास आ गया। और गूगल के ऊपर इसकी एवरेज पोजीशन अभी क्या चल रही है? तो 80 चल रही है। समझ आइए, पोजीशन भी मैटर करती है कि कितनी ये रेखे नजर आ रही है। एवरेज पोजीशन इज दी average position of your site in search results based on its highest position wherever it is appeared in a search।
ठीक है? तो ये अब बेसिकली 80 नंबर पे शो हो रही है, इंडिविजुअल पेज पोज़ीशन इज़ अवेलेबल इन द टेबल बिलो चार्ट XYZ। ये कोई अच्छी पोज़ीशन नहीं है, ये किसी की साइट है, ठीक है? जो कि मुझे मिली हुई थी, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो मेरे स्टूडेंट ही हैं, उनकी साइट थी। तो ये मैं आपको बता दिया कि इसकी क्या पोज़ीशन चल रही है, यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे हम आ जाए यूआरएल इंस्पेक्शन में। जब आप आते हो, अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है तो आप उस एक दफ़ा उसके यूआरएल को देते हो इंस्पेक्ट करने के लिए, जस्ट वंस, ठीक है? तो यहाँ पे आप दे सकते हो। फिर आप पेजेस पे आते हो, ये इंडेक्सिंग है। यहाँ पे आके आपको नजर आएगा, ये देखें 57 पेजेस आपके गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं। जो 89 पेजेस हैं गूगल ने इंडेक्स उनको नहीं किया। रीजंस क्या है? 5 रीजंस। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको नजर आएंगे, ये देखिए, वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स। तो यहाँ पे मेंशन है कि पेजेस इंडेक्स क्यों नहीं हुए हैं। 15 पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं क्योंकि डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल। समझ आई? तो ये पेजेस डुप्लीकेट है और इसके अंदर आपने यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल यूज नहीं किया। मैंने अभी बताया कैनोनिकल के टैग हम क्यों यूज करते हैं, ये हमारा इशू होता है टेक्निकल, जिसको हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो इंडेक्स हो जाती है। अब देखिए, ये इंडेक्स नहीं हुई हुई, उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि ओरिजिनल जो है ना वो कंटेंट किसका है। तो जब आप कैनोनिकल देते तो वो पता चलता है कि ओरिजिनल है, तो वो उसको रैंक कर देता या उसको बेसिकली इंडेक्स कर देता। अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, वो इशू आ गया। एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, ठीक है, नो इंडेक्स टैग को एक्सक्लूड किया कि इंडेक्स नहीं करना। पेज के अंदर रीडायरेक्ट जो है ना वो आ रहा है, तो वो पेज रीडायरेक्ट, ये पेज वैसे भी रीडायरेक्ट हो गया। तो ये 6 पेजेस ऐसे हैं जिनको हमने रीडायरेक्शन दी हुई है, तो ये रीडायरेक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रहे हैं। मतलब दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये पेज फिर वो शो नहीं होंगे गूगल को। ये क्रॉल हुए हैं लेकिन अभी इंडेक्स नहीं हुए, ठीक है? तो क्रॉल्ड हुए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हुए, तो इनको इंडेक्स करना पड़ेगा गूगल के सिस्टम को। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इफेक्टेड पेजेस 47 और ये पेजेस हैं। तो आप इनको देखोगे कि ये पेजेस कौन से हैं, क्या इनका सिनेरियो है, ठीक है? ये देखिए, जूसर ब्लेंडर और ये सारे लिंक्स को अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे लिंक ओपन हो जाएंगे, आप जाके चेक करोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, इनका क्या इशू आ रहा है। मे बी आपने जब इस वेबसाइट को सबमिट किया हो, जब मैं सबमिट कर चुकी हूँ, तो उसके बाद जो है वो ये यूआरएल बने हो या ये पेजेस बनाए हों, ये भी एक रीज़न हो सकती है, ठीक है? तो ये इंडेक्स नहीं किए हों, इनको इंडेक्स करवाना पड़े। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है इश्यूज, समझ आई? तो आपने अब यहाँ पे आके चेक करना है, साइट मैप्स ये रहे, साइट मैप्स अभी सबमिटेड है, ठीक है? तो सबमिटेड हुए हुए हैं साइट मैप्स। यहाँ पे अगर आपने साइट मैप को सबमिट करना है, यहाँ पे आके आप कर सकते हो। साइट मैप भी आपकी वेबसाइट के पेजेस को एक्चुअली क्या करवाते हैं, इंडेक्स करवाते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कोई भी सबमिटेड साइट मैप नहीं है, मतलब साइट मैप को सबमिट ही नहीं किया। तो जब साइट मैप को सबमिट नहीं किया तो किस तरीके से वो आपको कर सकता है, इंडेक्स कर सकता है? समझ आ रही है? साइट मैप ये चीज होती है ना, साइट मैप एक्चुअली हमारे जो पेजेस होते हैं ना उनको इंडेक्स करवाने में हेल्प करता है। मतलब वो क्रॉलर को बताता है कि इन पेजेस को इंडेक्स करो। और साइट मैप में हमारी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट डाटा था। साइट मैप हमें मिलते कैसे हैं, अगर मैं आ जाऊँ आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जैम में। अच्छा, वो मैं आपको वैसे नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ बताऊंगी साइट मैप हम कहाँ से निकालते हैं, ठीक है? लेकिन वो हमें मिलते हैं साइट मैप्स वेबसाइट से, जब हम योस्ट एसईओ का प्लगइन करते हैं या रैंक मैप का प्लगइन करते हैं। मैंने उस टाइम बताया नहीं था, वो मैं भी बता दूंगी आपको, ठीक है? रिमूवल्स होते हैं हमारे पास, जो हमने रिमूव करने हैं पेजेस, उनने हम चाहते हैं हम उनको रिमूव करें, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन वेबसाइट को टेम्परेरी रिमूव कर दो, इन ये आउटडेटेड कंटेंट इसको परमानेंट रिमूव कर दो, इस तरह से। फिर एच टी टी पी एस पे आते हैं, तो कौन से हमारे एच टी टी पी यू आर एल्स भी जीरो है, नॉन एच टी टी पी जीरो आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बाकी शॉपिंग की जो टैब लिस्टिंग्स हैं वो आ रही हैं, ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं, लिंक्स वगैरह सेटिंग्स आ रही हैं। ये तो मैंने अभी आपको साइट का दिखाया है। अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में ये जो मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन करवाए हैं। अभी मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है जस्ट टेक्निकल एसईओ का। यहाँ तक आपको ये समझ आ रही है कि वेबसाइट के जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है, ये उनको डील करिए। अब मोबाइल फ्रेंडली को मैंने क्यों, फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि वेबसाइट की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है? और मोबाइल फ्रेंडली इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि मोबाइल फ्रेंडली सबसे पहले इंडेक्स होती है। फर्स्ट इंडेक्सिंग जो होती है ना वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट की होती है, फिर डेस्कटॉप की। तो मोबाइल फ्रेंडली फर्स्ट इंडेक्सिंग है, इसलिए हम कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, ठीक हो गया? देन हमारे पास यूआरएल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, साइट के आर्किटेक्चर को और साइट मैप XYZ, ये बारी बारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वन बाय वन ये पॉइंट जो है वो समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे काम करते हैं।
अभी आपको समझ आ गया कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं वेबसाइट के, वो हमारी टेक्निकल एसईओ के साथ क्या होते हैं, डील होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। समझ आई? ये आपके पास योस्ट एसईओ की ये स्ट्रक्चर्ड डाटा मेंशन है। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा? ये मैं आपको भेज रही हूँ, आपने इसको इन डीप स्टडी करना है। ठीक है, एक बार के स्ट्रक्चर्ड डाटा होता क्या है। ठीक है, मैं ये भी भेज देती हूँ और भी आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। वेट, वो लिंक्स मैं आपको भेजती हूँ। एक ये हो गया, और आप ताकि खुद से भी कुछ स्टडी करके आए ना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी पे। अच्छा, उसके बाद आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कॉपी करें, ये आपने देखना है। यूआरएल स्ट्रक्चर इन एसईओ, ठीक हो गया। यहाँ पे गूगल यूआरएल स्ट्रक्चर गाइडलाइंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की यूआरएल्स आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। जब हम करते हैं, ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ये देखें। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के अंदर लिंक्स, साइट मैप्स, रोबोट डॉट टी एक्स टी, क्रॉनिकलाइजेशन, मोबाइल साइट एंड दिस। ठीक है, ये सब मेंशन है यहाँ पे। अब कौन से यहाँ पे ये देखें नॉट रिकमेंडेड चीज़ें क्यों मेंशन? सबसे पहले रिकमेंडेड, रिकमेंडेड में आ रहा है कि सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इन द यूआरएल। तो हम अपने वेबसाइट के अंदर, मैंने भी आपको क्या बताया था, जब हम यूआरएल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम यूआरएल के अंदर ना ओवर लॉन्ग यूआरएल्स जो है ना, वो या ओवर लॉन्ग पैरामीटर्स को यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था सीधी बात। जैसे यहाँ पे सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है यूआरएल के अंदर। विकीपीडिया के सारे में गए, विकी में गए, उसमें एविएशन में चले गए। ये एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं यूआरएल में। फिर लोकलाइज्ड वर्ड्स हो गए, जिसमें यहाँ पे मेंशन है। फिर ये भी रिकमेंडेड है, UTF-8 यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नॉट रिकमेंडेड में ये रखें नॉन आस्की कैरेक्टर्स, जैसे ये है, ये नहीं रिकमेंडेड। नजर आए? ये हो गए। फिर आता है कि अनरीडेबल लॉन्ग आईडी नंबर्स इन द यूआरएल। जैसे यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क आईडी दिस दिस दिस, ये गलत है। लॉन्ग आईडी नंबर्स यूआरएल के अंदर नहीं होने चाहिए, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। फिर यूआरएल फ्रेगमेंट्स भी, हैश आ गया उसके साथ के करके, ये भी नहीं रिकमेंडेड है। ठीक है, कंट्री साइड साइड डोमेन, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन अच्छी है। जैसे अब पाकिस्तान में हम डॉट पी के कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में डॉट IN कर सकते हैं। ठीक है, यूके में डॉट यूके कर सकते हैं, डॉट USA कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। हाइफन्स आपके लग सकते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये यूआरएल है, इसके साथ लगा हुआ है A-HCPA। ठीक है, ये आपके पास हाइफन लग सकते हैं, लेकिन ये नहीं लग सकते अंडरस्कोर्स। नजर आ रहा है? अंडरस्कोर जैसे आपने यहाँ पे दिया है, ये नहीं लगाना आपने, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये कि कौन कौन से यूआरएल्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं इंक्लूडेड है, ये चीज़ें भी मैं आपको दे देती हूँ। तो ये भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ये भी आपने देखना है। थर्ड पे आता है साइट का आर्किटेक्चर, ये आपने देखना है। हम्म, ये हाउ टू सेटअप एन एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट का आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, वेबसाइट के पेजेस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आप इसमें लिंक होते हैं, रीजंस वगैरह, उसमें ये देखें, ये मेंशन है। अब यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, पेजेस सेवरल क्लिक्स अवे फ्रॉम होम पेज में नॉट बी इंडेक्स। होम पेज से जो लिंक बाहर हो जाएगा वो इंडेक्स नहीं होगा। जैसे ये बिल्कुल अलग हो गया पेज, इसका अलग से लिंक है, इसका होम पेज में लिंक नहीं है, तो ये अब बाहर हो गया है, ये इंडेक्स नहीं हो सकता। बट इफ योर साइट आर्किटेक्चर इज इंटरलिंक, स्पाइडर्स कैन फॉलो योर इंटरनल लिंक्स। ठीक है, टू 100% ऑफ साइट पे। इस बात का मतलब ये है ना कि जैसे अगर मैं सफायर की वेबसाइट पे चली जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, pk.sapphire.online, गो टू देयर मेन होम पेज। होम पेज होता है फर्स्ट पेज जो साइट पे नजर, ये देखें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनके लिंक्स नहीं है। अगर मैं न्यू इन पे जाती हूँ, इसके नीचे देखें बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं। अगर मैं वुमेन पे जाती हूँ, इसके नीचे काफ़ी सारे लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मैन पे आती हूँ, बहुत सारे लिंक्स हैं, किड्स पे। बट द थिंग इज कि इन्होंने सारे के सारे मेन लिंक्स देखे हेडर में दे दिए हैं। सारे लिंक्स आपके होम पेज में आ रहे हैं। तो होम पेज के अंदर ना आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, सबके लिंक्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। यहाँ पे देखें सारे होम पेज के साथ एसोसिएटेड है ये लिंक्स, तो अब ये क्रॉल कर रहा है।
फिर हम आ जाते हैं इंटरनल लिंक्स, हाई प्रायोरिटी भी। तो यही होता है आपका कि आपके पास इस तरीके से ये काम करना चाहिए। पेजेस शुड बी नो मोर देन 4 क्लिक्स फ्रॉम होम पेज। समझ आई? 4 क्लिक से ज़्यादा जो है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लैट आर्किटेक्चर। फ्लैट आर्किटेक्चर एसईओ के लिए बेटर होता है। फ्लैट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि यूज़र और सर्च इंजन क्रॉलर जो है ना, वो आपके पेज के ऊपर जो है ना, वो 4 क्लिक करके रीच कर सके। सिर्फ आपके 4 पेजेस जो 4 क्लिक करें वेबसाइट में, आपकी पूरी वेबसाइट घूम लें। ठीक है, ये आपने करना है। डीप अगर आप कहते हो डीप साइट आर्किटेक्चर, तो उसके अंदर 4 से 10 क्लिक्स होने चाहिए वेबसाइट पे रीच करने के लिए। दैट्स इनफ। तो ये होता है आपके पास साइट का आर्किटेक्चर। ठीक है, ये चीज़ आपने एक स्टडी करनी है। अब मैंने आपको बताया स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मोबाइल फ्रेंडली भी हमें पता है कैसे रिस्पॉन्सिव साइट होनी चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, यहाँ से आप देखेंगे यूआरएल किस तरह का होना चाहिए, यूआरएल में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। एक्सेसिव या पैरामीटर्स जो है ना, वो आपको नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव यूआरएल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। साइट का आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि साइट आर्किटेक्चर में कि आपके साइट के अंदर ना होम पेज से 4 क्लिक्स होने चाहिए, या मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा ना हो। आपके होम पेज पे ही सारे पूरी वेबसाइट के क्लिक्स मौजूद हो, ताकि आपका जो क्रॉलर है वो इजीली आपके सारे पेजेस के ऊपर एक्सेस कर सके। तो ये आपका आर्किटेक्चर होता है। एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है, ये हम कल स्टडी करेंगे। रोबोट.txt भी हम कल स्टडी करेंगे। HTTPS मैंने आपको पहले ही बताया, वेबसाइट सिक्योर आपको मिल जाती है। अगर नहीं मिलती, आपने इसका सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, रियली सिंपल SSL। अगर आपकी वेबसाइट जो है ना वो सिक्योर नहीं भी, आप रियली सिंपल SSL का प्लगइन करोगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना, वो मैंने आपको भी बताया है कि आपने इसको, वो भी मैं लिंक दे दूंगी, स्टडी करना है। बाकी कैनोनिकल के टैग, ये मैं आप बेशक कैनोनिकल देख भी लेना, मैं आपको बता भी दूंगी। क्रॉल इश्यूज और बाकी इन डेप्थ भी हम स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ इसमें क्या रहता है, कैनोनिकल। कैनोनिकल टैग्स इन एसईओ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी आई ने कहा है कैनोनिकल टैग इज एन HTML एलिमेंट दैट टेल्स। एलिमेंट या टैग एक ही चीज़ होती है। ठीक है, कैनोनिकल टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि सर्च इंजन को ये बताता है कि आपका कौन सा जो है ना, जो सिमिलर कंटेंट है या डुप्लीकेट पेजेस हैं कौन से, आपने उनका वर्जन क्या, मतलब ये तो इन्होंने बड़ा कम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है। सिंपल पेज में ये कि कैनोनिकल का जो टैग होता है ना, वो ये बताता है कि ओरिजिनल जो कंटेंट है मेरा, वो ये है, ओरिजिनल वर्जन ये है। अगर 2 पेजेस सेम है तो आप बताओगे मेरा वाला ये वाला ओरिजिनल है। जैसे यहाँ पे अब उसने बताया कि एग्जांपल दिया कि एन ई कॉमर्स स्टोर माइट हैव अ मास्टर पेज लिस्टिंग ऑल टी शर्ट्स एंड अदर पेजेस विद पैरामीटर्स फॉर फिल्टरिंग बाय कलर, साइज और स्टाइल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ई कॉमर्स स्टोर के अंदर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एक मास्टर पेज हो। ठीक है, मास्टर पेज के अंदर सारी टी शर्ट्स भी पड़ी हों, बाकी जो पेजेस हैं उनके अंदर कुछ और भी पैरामीटर्स मौजूद हों कि कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लो, साइज के, जैसे नॉर्मल साइट्स होती हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, द कैनोनिकल टैग ऑन द मास्टर पेज would point to the master version without the parameters. This ensures that Google indexes the correct version of the page. ठीक है, a product might have different URLs for different variants such as color. ठीक है, the canonical tag would indicate to Google which URL to index and rank. ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट वेरिएंट्स में ये आ रहा है कि डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं फॉर सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने कलर सेलेक्ट किया तो यूआरएल डिफरेंट हो गया, XYZ चीज़ सेलेक्ट की, तो आप ये चाहते हो अगर कि कौन सा पेज इंडेक्स हो, तो आप उसको दे दोगे एक रिलेशन में कैनोनिकल के टैग दे दोगे। ये डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड करता है। ये रहा वाई दे मैटर फॉर एसईओ। ठीक है, ये मैं आपको भेज देती हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। अ कैनोनिकल टैग रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल इज अ स्निपेट ऑफ दिस। ये देखें, आपने जस्ट, आपका सिंपल टैग होता है, लिंक का टैग होता है। लिंक का टैग क्या करता है, पेज को लिंक कराता है। आपने जस्ट उसके अंदर एक रिलेशन में लिख देना है आर एल इज इक्वल टू कैनोनिकल। इसका मतलब ये है कि ये जो वाला जो मेरा यूआरएल है, ठीक है, ये मास्टर वर्जन है पेज का और मैं इसको इंडेक्स करना चाहती हूँ, या ये डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, ये देखें, यू हैव डुप्लीकेट कॉन्टेंट एट URLs विद एंड विदाउट ट्रेलिंग स्लैशेस। ठीक है, तो यू हैव डुप्लीकेट कॉन्टेंट एट डेस्कटॉप एंड मोबाइल वर्जन ऑफ पेजेस और दिस, ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल, say you have an e-commerce store selling widgets, you might have a category page listing all of your blue widgets in this URL. तो यहाँ पे सारे, जब आप ये पेज दोगे वेबसाइट के अंदर विजेट्स के साथ ब्लू का, तो सारे के सारे पेजेस के अंदर जो है वो विजेट्स ब्लू आ जाएंगे।
but the exact same content might be accessible at an ugly URL like this when visitors apply filter products. अगर यूजर विजिटर मतलब फिल्टर लगाता है तो हो सकता है फिल्टर में यूआरएल ये आ जाए, समझ आइए। तो आपने वहां पे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कैनोनिकल को कि ये रॉन्ग वर्जन है पेज का, इसको इंडेक्स नहीं करना और इसको इंडेक्स करना है, ये बताया हुआ है। आप इसको इस तरीके से कैनोनिकल टैग को वर्डप्रेस में इस तरह से सेट करते हो। योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करेंगे, उसके एडवांस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कैनोनिकल का ऑप्शन आ रहा होगा, सर्च इंजन फॉलोज लिंक्स ऑन दिस कंटेंट, आपने उसको यस करना, नीचे आ रहा है कैनोनिकल यूआरएल, यहाँ आप कैनोनिकल यूआरएल दोगे लाइक दिस, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, और एचरेफ में आप वो दे दोगे एचरेफ जो देना है आपने। तो ये आपके पास कैनोनिकल का टैग काम करता है। यहाँ पे मैंने उसकी एग्जांपल भी ली थी कैनोनिकल की, ये है कैनोनिकल व्यू सोर्स, ये एक पिक्चर भी है मेरे पास, ये देखें, जिसमें ये भी नीचे भी लिंक आ रहा है https://moz.com, रिलेशन में क्या आ रहा है, होम आ रहा है, मैंने इसी को कहा रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, मतलब ओरिजिनल लिंक ये है, ठीक है। ये चीज़ होती है जब आपके पास सेम लिंक्स होते हैं तो आप बताओगे कि ये वाला कैनोनिकल है। तो मैं आपको ये भेज देती हूँ, ये वाला भी लिंक आपने इसको भी एक बार स्टडी कर देना है, मैं ये भी भेज रही हूँ, ठीक है, आपको कैनोनिकल वाला भी, ठीक है, एसईओ का आर्किटेक्चर भी भेज देती हूँ और यूआरएल स्ट्रक्चर भी भेज देती हूँ और स्ट्रक्चर डाटा भी, ये चारों चीज़ें आपने स्टडी करनी है और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है? रोजी ने जैसे जान छुड़ाई है कि बस ठीक, गुड, ओके, ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।